Hi guys, I welcome you all once again on Inside This is YouTube channel. I'm Vishali और आज का जो डिस्कशन रहने वाला है this is going to be around defense. As you guys know कि defense के questions are most oftenly repeated questions जो आजकल ट्रेंड बन गया है पेपर का. FCAT का लास्ट टाइम हमने देखा कि करंट अफेयर्स जितने आए थे सारे डिफेंस से ही आए थे मेजरली एग्जाम में एंड स्टैटिक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी राइट. सो अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चल सकते हैं कि 3 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे व्हेन इट कम्स टू डिफेंस. ओके, सो हम सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे. ऑल्सो यू आस्क मी कि मैम इसमें करंट अफेयर्स जो है वो कब से कब तक हैं. सो देखो इसमें अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो सितंबर अगस्त सितंबर से लेकर और आपका जैन तक ऑलमोस्ट सब कुछ कवर्ड है. तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को अच्छे से देख लेना. ऑल्सो whoever is preparing for NDA as well as CDS can go through this video. इसके अलावा थोड़ा सा फेब का जो मैं बाद में अपडेट करूंगी वो भी आप लोग प्लीज देख लेना बिकॉज फेब के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे व्हेन इट कम्स टू CDS एंड NDA. एग्जाम आपका अप्रैल में है. ओके चलो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. देखो FCAT की बात करें तो अभी मोटोज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी जो कोर्स है उसमें अपडेट कर लिया था जो अपने GK वाला कोर्स है. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द इनसाइड SSB बैचेस प्लीज़ मेक श्योर जो मैंने न्यू वाला कंटेंट ऐड किया हुआ है इन योर GK वाला सेक्शन नो उसको अच्छे से कर लेना. उसमें आपने मोटोज देखे होंगे, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं. ओके तो देखो फोर्सेस एंड मोटोज मैं आपको ये सारे कवर कराऊंगी. इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है दैट इज कौन सा इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड है. ध्यान से देखो, करेक्टली नहीं पूछा. हम लोग बहुत एक्साइटेड होकर डायरेक्टली मार्क कर लेते हैं, आंसर नहीं, इनकरेक्टली पूछा हुआ है. सो प्लीज ध्यान से देखो. सशस्त्र सीमा बल का सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड बिल्कुल सही है, यही है. ठीक है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कर्तव्य जीवन पर्यांत बिल्कुल ठीक है. ये देखिए ड्यूटी अनटू डेथ यही है. हाँ जी, BSF का बिल्कुल सही यही है. देन कोस्ट गार्ड जो है उसका है वयम रक्षम. ओके वयम रक्षम है बिल्कुल सही. वी प्रोटेक्ट राइट. तो ये तो बिल्कुल सही है. तो नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स. इसका है सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड. नहीं नहीं नहीं, ये तो आई गेस डिजास्टर वाली जो हमारी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है उसका है ना. तो अगर बात करें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का तो इसका क्या है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा. ओके दिस इज इट. अच्छा इसे इंग्लिश में बताओ ट्रांसलेट करके कि एग्जैक्टली क्या होगा. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा D. ठीक है. अब देखते हैं आर्मी एयरफोर्स और नेवी का क्या है. ये तो आपको बाय हार्ट याद होगा अब तक, है ना. सर्विस बिफोर सेल्फ इंडियन आर्मी का है. नेवी का जो है दैट इज शामनो वरुणा, मतलब लॉर्ड ऑफ द ओशंस बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस. एंड इफ आई टॉक अबाउट इंडियन एयरफोर्स उसका है टच द स्काई विद ग्लोरी. आप सब लोग जानते हैं. ठीक है. अब देखो CRPF, टेरिटोरियल आर्मी, ITBP इनके भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो देखो सर्विस एंड लॉयल्टी जो है दैट इज ऑफ CRPF, दैट इज सेवा और निष्ठा. ओके BSF अभी हमने डिस्कस किया. टेरिटोरियल आर्मी का है सावधानी व शूरता. मतलब देखो आर्मी है तो सावधान भी रहेगी और शूरवीर की तरह काम भी करेगी, है ना, शूरता. इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस. तो देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, शौर्य और जो निष्ठा है ये दोनों जो है तिब्बतन बॉर्डर पे गए हैं तो इस तरीके से याद कर लेना. ओके उसके बाद अगर CISF की बात करते हैं, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. ठीक है, प्रोटेक्ट भी करना है सिक्योर भी करना है. आपने देखा होगा सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करते हैं एयरपोर्ट पे, तो इस तरीके से याद कर लेना. मेट्रो स्टेशन सिक्योरिटी हर जगह पे यही प्रोवाइड करते हैं. द नेक्स्ट आता है सशस्त्र सीमा बल. देखो सीमा जो है मतलब हमारी रेखा जो है वो कब तक सही रहेगी, जब तक ब्रदरहुड मेंटेन रहेगा. तो इस तरीके से याद रख लेना, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड. ओके फिर NCC, ये तो आपको याद ही होगा यार, कॉलेज में सब लोग करते हैं या स्कूल में करते हैं ना. उसके बाद बात करेंगे नर्सिंग सर्विस की, सर्विस विद अ स्माइल. आई होप मतलब इस तरीके से थोड़ा याद हो जाएगा, है ना. थोड़ा तरीका बता दिया याद करने का मैंने आपको. अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं रेज की गई हैं उनका क्या काम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जल्दी से देख लेते हैं. देखो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये 1920 में सेटअप किया गया था और ये जो है एक बेसिकली सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था. पहले इसका जो नाम था दैट वाज CSB, मतलब सेंट्रल स्पेशल ब्रांच 1887 में, और इसको रीनेम किया गया था 1920 में IB से. ओके देन नेक्स्ट आता है असम राइफल्स. देखो असम राइफल्स जो है ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, याद रखना है. ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स कौन सी है, असम राइफल्स है. एस्टैब्लिश की गई थी ये 1835 में और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज विजिलेंस रखना जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहां पर, और जितने भी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है, बी इट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है,
मिजोरम और नागालैंड। यहाँ पे ध्यान रखना इसका ही काम है। उसके बाद हम बात करते हैं सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जो है ये 1939 में सेटअप की गई थी और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी की पुलिस है ना उसको सपोर्ट करना, उसको असिस्ट करना कि जितना भी मेंटेनेंस है लॉ एंड ऑर्डर का वो हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनसीसी। एनसीसी जो है ये 1948 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका जो मेन काम था दैट इज कि यूथ जो है इंडिया का उसमें इंटरेस्ट जो है उसको स्टिमुलेट करना कि वो भी आके आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करे। आपने देखा होगा एनसीसी जितने लोग ज्वाइन करते हैं यूजुअली दे ट्राई एंड कम टू फोर्सेस, राइट। सो उसका यही मेन ऑब्जेक्टिव है। टीए का जो काम है 1948 में अगेन ये भी एनसीसी के साथ ही बनाई गई थी, मतलब इन द सेंस सेम ईयर में बनाई गई थी और ये एक वॉलंटरी पार्ट टाइम सर्विस है। ठीक है, वॉलंटरी है, ठीक है, मतलब आप जब तक काम करना चाहें तब तक करें। एंड इसमें जो डिप्लॉयमेंट होता है ना 3 महीने आपको करनी ही करनी होती है हर साल काम, कुछ ऐसा होता है इसमें अकॉर्डिंग टू लॉज। एंड ये पार्ट टाइम है और इसका जो मेन है ईयर जब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो 18 से लेकर 42 ईयर्स तक ही एज होना चाहिए आपकी। और इसके लिए आपको प्रोफेशनल सोल्जर नहीं बल्कि सिविलियन होना जरूरी है। आप सिविलियन होंगे तभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आईटीबीपी की। ये जो है 1962 में बनाई गई थी जब चाइनीज ने अटैक किया था। ठीक है, और इसका जो मेन काम था दैट इज कि नदर्न बॉर्डर्स जो हैं उनको मॉनिटर करना है ना, उसके साथ साथ स्मगलिंग और इलीगल माइग्रेशन जो भी देखी जाती है उसको स्टॉप करना। उसके बाद आता है होमगार्ड। ये 1962 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसका जो मेन काम है पुलिस को असिस्ट करना सिक्योरिटी में और इवन डिफेंस फोर्सेस को भी, लोकल अथॉरिटीज जितनी भी हैं उन सबको हेल्प करना, दैट इज द मेन थिंग। देन आता है सीबीआई। सीबीआई जो है ये 1963 में बनाया गया था और इसका जो मेन काम था इन्वेस्टिगेट करना कोई भी अगर मिसकंडक्ट किया जा रहा है बाय एनी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स, कोई भी चीटिंग, ऐसा फ्रॉड अगर ये रिकॉग्नाइज किया जाता है और कोई भी इंटरनेशनल क्राइम केस हो। ठीक है, अगर कोई भी इंटरनेशनल क्राइम केस होता है तो वो भी सीबीआई ही संभालती है विद इंटरपोल। ठीक है, याद रखना है इंटरपोल के साथ सीबीआई ही उस चीज को देखती है। नेक्स्ट आता है बीएसएफ। बीएसएफ जो है ये भी 1965 में एस्टैब्लिश किया गया है और इसका जो मेन काम है जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ कहाँ है देखो, अगर हम बात करें अपना जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हो जाओ, वहां से लेकर राजस्थान वगैरह आपने सारे देखे होंगे, यहाँ पे बॉर्डर ही है ना। तो यहाँ पे जितना भी विजिलेंस रखना होता है दैट इज बाय बीएसएफ। नेक्स्ट आता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ जो है दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1969 और इसका जो मेन काम है जितने भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है ना जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उन सब का मतलब जितनी भी सिक्योरिटी है ना, वो काम है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे होते हैं, मेट्रो पे होते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है अपना कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड आपने देखा होगा इट इज एक्चुअली अ पैरामिलिट्री ओनली, बट ये आती है, दिस इज द ओनली पैरामिलिट्री दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आप सबको पता होगी ये बात, है ना। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें 1978 में स्टैब्लिश की गई थी और प्रोटेक्ट, इसका काम है प्रोटेक्ट करना मैरीटाइम और जो भी नेशनल इंटरेस्ट वाली जो चीज़ें हैं, है ना, इन द मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया, सिर्फ उसको। नेक्स्ट आता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। ये स्टैब्लिश किया गया था 1984 में और इसका जो काम है दैट इज जितनी भी मिलिटेंसी है ना कंट्री में उसको सर्च करना, मतलब बेसिकली हाईली ट्रेन्ड फोर्स है ये। ओके, मोस्ट हाईली ट्रेन एंड मिलिटेंट इफेक्टिव जो फोर्स की बात करें दिस इज द वन। देन आता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे जितने भी इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है जितने भी क्राइम है उसके स्टैटिस्टिक्स देखना, कहाँ पर बढ़ रहे हैं कहाँ पे कम हो रहे हैं वो सब देखना, दैट इज द वर्क ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स एंड वहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। 1986 में ये बनाया गया है। उसके बाद आता है रैपिड एक्शन फोर्स। 92 में ये इस्टेब्लिश किया गया था और जो ये है इट वाज फॉर्म्ड अंडर द ऑपरेशनल कमांड ऑफ सीआरपीएफ और इसके अंडर 10 बटालियंस जो हैं सीआरपीएफ की वो ओरिएंट की गई थी। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पैरामिलिट्री। नेक्स्ट आता है जो फर्स्ट हु इज हु टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफेंस के आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। सो क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन एयर चीफ टू कमांड द इंडियन एयर फोर्स। इसका जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज सुब्रतो मुखर्जी। और इसके अलावा जो हमारे करंट सर्विंग जितने भी चीफ्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये ना एब्रीवेशन आती है, ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर आता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, फिर आता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ठीक है, याद रखना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज की डेट में कौन है? आंसर फॉर द सेम इज जनरल मनोज पांडे। ठीक है, सॉरी,
जनरल मनोज पांडे हो गए, ठीक है। देन आता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वो कौन है अभी, एडमिरल आर हरी कुमार, ठीक है। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, दैट इज एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, है ना, ठीक है। ये इनकी फोटो है, सो प्लीज रिमेंबर। इसके साथ साथ आप एक बार प्लीज रैंक्स देख लेना, मतलब ये तो आप एसएसबी की भी प्रिपरेशन करते हो तब भी इंपॉर्टेंट है। आजकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं यूजुअली जो अगर आप एफकैट की बात करेंगे, लेकिन येस एनडीए और सीडीएस के लिए बहुत ज़रूरी है, बट एयरफोर्स में ज़्यादा नहीं आ रहे क्वेश्चन, स्टिल यू कैन जस्ट लुक आउट फॉर इट। एंड ऑफिसर रैंक्स ही आती हैं यूजुअली, सो प्लीज़ डोंट गो फॉर जो आपकी जेसीओ वगैरह की रैंक्स है एम एन ऑल, यू डोंट नीड टू डू दैट। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना स्टार मार्क कर लो, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे एग्जाम में, और इसलिए मैंने सारे टाइप के जितने भी फर्स्ट हु हैं मैंने कवर करे हैं। तो फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी की अगर बात करते हैं तो ये है ब्रिटिशर्स टाइम पे, ठीक है, ध्यान देना ब्रिटिशर्स टाइम पे है। तो जो आंसर है दैट इज जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट। क्या है, सर रॉबर्ट लॉकहार्ट। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन, देखो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है, जनरल के एम करियप्पा, ठीक है। और बाद में फील्ड मार्शल भी बने, एक एल आएगा यहाँ पे, ध्यान देना, ओके। तो फर्स्ट आर्मी चीफ टू बिकम फील्ड मार्शल दैट इज फील्ड मार्शल मानेक शॉ, ठीक है, फील्ड मार्शल मानेक शॉ। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन रहे हैं, द आंसर फॉर द सेम इज जनरल महाराज श्री राजेंद्र सिन्हा जी जडेजा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन रहे हैं, अगेन दिस इज बिफोर इंडिपेंडेंस, एडमिरल चार्ल्स थॉमस मार्क पेजी, ठीक है। और अगर बात करें फर्स्ट इंडियन जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रहे हैं दैट इज वाइस एडमिरल आर डी कटरी, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन रहे हैं, दैट इज एयर मार्शल थॉमस एल्मर्स्ट, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन की बात करें दैट इज एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, कौन है, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, अभी हमने डिस्कस किए हैं, राइट। देन आते हैं फर्स्ट चीफ इन द रैंक ऑफ एयर चीफ मार्शल, कौन रहे हैं, तो एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, एंड ही इज द ओनली वन टू रीच टू अ रैंक ऑफ एयर चीफ मार्शल, okay, he's the only one. So first marshal of air force and first and last बोल सकते हो आप, first and last marshal of air force is air marshal अर्जन सिंह, okay. The next आता है first chief of integrated service command that is lieutenant general पंकज एस जोशी, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट लेडीज रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो फर्स्ट कोई भी, जैसे फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल पूछ लिया था लास्ट टाइम, तो फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंडिया की रही है दैट इज पृथ्वी, है ना। और ये जो है आईजीएमडीपी के अंडर बनाई गई थी। उसके अलावा लास्ट टाइम ये भी पूछ लिया गया था कि फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन जो है इंडिया की वो कौन सी रही है, सो उसका जो आंसर था दैट वाज आईएनएस चक्र, है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इसलिए इस बार जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है ना दैट इज ये कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये इंडिया में बनाया गया है और इसके साथ साथ इसको डिप्लॉय किया गया है इसी बार, और ये मैंने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। इसका आंसर है प्रचंड, और ये भाई चांसेस हैं तुम्हारे को पक्का, मतलब एनडीए सीडीएस या फिर एफकैट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन, ओके। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत रहा है ना, और ये अभी अभी डीकमीशन होके वापस से इंडिया ने खुद बनाया है। इंडिया जो है वो 7th कंट्री बनती है अपने आप में जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, इससे पहले कुछ ही देश रहे हैं, मतलब टोटल 6 देश जिन्होंने बनाया है, ओके। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सबमरीन जो इंडिया की है वो कौन सी है, दैट इज आईएनएस शल्की, ओके। फर्स्ट विमेन जो कॉम्बैट एविएटर रही है इंडियन आर्मी में दैट इज अभिलाषा बराक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, टेसी थॉमस को। और अवनी चतुर्वेदी, ओ गॉड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखो
ये फर्स्ट लॉट उसमें भी हैं कि जो फर्स्ट लेडीज रही हैं हु हैव बीन इनटू द फाइटर्स, है ना। और ये अपने आप में फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट बनी हैं जो कि कंट्री के मतलब जो भी हमारी कंट्री का कंटेंजेंट गया ना जापान में फॉर द एक्सरसाइज, तो उसमें जो एरियल वॉर गेम्स होने वाले हैं जो कि आउटसाइड इंडिया होने वाले हैं उसके कंटेंजेंट में फर्स्ट लेडी बनी है जो कि जाके एरियल वॉर गेम्स करेंगी। एंड द लेडीज नेम इज अवनी चतुर्वेदी एंड शी इज ऑल्सो बीन इन द फर्स्ट लॉट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सो ये सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, थोड़ी सी करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर से स्टैटिक पे जाएंगे। सो द क्वेश्चन सेज कि कौन सी ऐसी पैरामिलिट्री सर्विस है, देखो पैरामिलिट्री से एसोसिएटेड है, उसके बाद फर्स्ट हु है कि फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड है, कौन सी पैरामिलिट्री ने डिप्लॉय किया है, ऊपर से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे है, तो आप समझ सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फीमेल पैरामिलिट्री और फर्स्ट हु सबका मिक्सचर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है, देखो आप खुद दिमाग लगाओ कि देखो आईटीबीपी है और ये जितने भी मतलब और चीज़ें हैं आप डिस्कस करो, सीआरपीएफ एक्सेट्रा, तो ये तो नहीं होंगे, आप सबको भी मैंने रोल बताया है ना। सो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ऑफ कोर्स बीएसएफ होगा इसका आंसर, आप सब लोग पहचान सकते हैं आराम से, है ना। और देखो सीआरपीएफ नहीं होगा, टेरिटोरियल आर्मी भी ना बहुत ज़्यादा ऐसे बॉर्डर पे नहीं प्रेजेंट होती है, इको टास्क फोर्स एक्सेट्रा इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है बिकॉज दे आर नॉट वेरी हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स उसके अंदर ना, तो यूजुअली नॉट ऑन द बॉर्डर्स। ओके, सो आंसर इज बीएसएफ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडियन नेवी ने साइन किया है एक एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज नेवी ऑन वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो अगर हम वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? It is nothing, it's just an exchange of prior information. Prior information किस चीज़ के regarding? Regarding movement of any commercial या फिर non-military, star mark कर लेना, नॉन मिलिट्री, यूजुअली कमर्शियल वाली जो चीज़ें हैं, मर्चेंट वेसल्स हैं, उनका मिलिट्री का कोई एसोसिएशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ कमर्शियल वेसल्स का। सो कौन सी कंट्री के साथ किया है? आंसर क्या है? रॉयल न्यूजीलैंड नेवी, ठीक है। नेक्स्ट इज 12th एडिशन, अभी अभी रिसेंटली डिफेंस एक्सपो का होस्ट किया गया था, ठीक है। ये कौन से मतलब जो 12th एडिशन है कौन सी सिटी में हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात में होस्ट किया गया था। एंड जो इसकी थीम रही है 12th डिफेंस एक्सपो की, दैट हैड बीन पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड इसकी थीम रही है। ओके, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी रिसेंटली यहाँ पे इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि डिज़ाइन और डेवलप किया है HAL ने, ठीक है, वो इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, इन द सेम डिफेंस एक्सपो। और इसका जो नाम है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसका जो नाम है दैट इज हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। ओके, so please take a note of it, a little important here. Okay, and moving on to the next important thing, that is annual show जो हुआ है एयर फेस्ट 2022, ठीक है। ये एक एनुअल शो रहता है ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे जितने भी प्लेन्स हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मैनूवर्स जो हैं वो शोकेस किए जाते हैं। एंड दिस हैड बीन एट विच प्लेस? तो इसका जो आंसर है दैट इज वायु सेना नगर नागपुर, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने रिसेंटली एग्जाम में देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा गया था एयरक्राफ्ट टू फर्स्ट लैंड ऑन यमुना एक्सप्रेस वे, एंड दैट वाज मिराज 2000। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था इन योर एफकैट। ओके, अभी रिसेंटली इन दिसंबर 2022 क्या हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स जो है उन्होंने कंप्लीट किया है ट्रायल ऑफ इमरजेंसी लैंडिंग ऑन NH-16, एंड दिस टाइम इट वाज नॉट जस्ट अ फाइटर एयरक्राफ्ट बट मैनी अदर। दैट्स व्हाई दिस गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट यूजफुल फॉर एफकैट ओनली, इट्स ऑल्सो यूजफुल फॉर CDS एंड योर NDA। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क करो क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबाव। ओके, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, NH-16 जो है दैट इज पिचकाला बटपाला डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स जो है उसने सक्सेसफुली ट्रायल्स कंप्लीट किए हैं। And this was a strip of 4.1 kilometer length and 33 meters wide. And यहाँ पे emergency landing जो कराई गई है that is AN-32 which is a transport plane. आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप है, ट्रांसपोर्ट प्लेन है। Then Su-30 that is a fighter aircraft.
राइट और दो सू मतलब बेसिकली पूछा भी जा सकता है हाउ मेनी ऑफ देम, तो दो सू-30 थे जिन्होंने लैंड किया और दो ही LCA तेजस थे, ठीक है। LCA तेजस, LCA स्टैंड्स फॉर लाइट कॉम्बैट फाइटर्स, ओके। सो LCA तेजस थे and this is basically if I talk about emergency airstrip, this is first of the kind जो कि कंस्ट्रक्ट की गई है in southern India, ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो फर्स्ट तो आपको पता चल चुका है, मैंने आपको बताया जो मिराज 2000 वाला था दैट वाज ऑन यमुना एक्सप्रेसवे, दिस इज द सेकंड टाइम दैट हैज हैपेंड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ले डाउन किया है फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ फैसिलिटी जहां पे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी एंड दिस इज एट वडोदरा। सो पूछा गया है कि कौन सा एयरक्राफ्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होगा, तो उसका जो आंसर है दैट इज C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। एंड ये जो फैसिलिटी वडोदरा में जो बनाई गई है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो है कोलैबोरेशन है, किस किस का है कोलैबोरेशन जो है, दिस इज बिटवीन एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये प्राइवेट किसी कंपनी को दिया गया है, ओके। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड करके है, ओके, अलोंग विद एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ऐसे, दैट इज स्पेन, ठीक है। तो इन दो कंपनीज का एक कोलैबोरेशन है और ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो एक प्राइवेट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, ओके। फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके अंडर 56 एयरक्राफ्ट जो हैं वो अब बनेंगे, सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स? देखो अभी हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डिस्कशन किया था, LCA तेजस, नाउ देयर इज LCH, सो दिस द आंसर फॉर द सेम इज प्रचंड। और प्रचंड वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ। सो एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये हाईएस्ट फ्लाइट सीलिंग जो हेलीकॉप्टर है, तो आप मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट फ्लाइट सीलिंग, व्हाट डज इट मीन, ओके, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। और प्रचंड की बात करें तो ये एक इंडियन मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है। कैसा है? अटैक हेलीकॉप्टर है, ओके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो है HAL ने बनाया है अंडर द प्रोजेक्ट LCH और ये अभी रिसेंटली जोधपुर में डिप्लॉय किए गए हैं, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, है ना। तो ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, सो जस्ट गो थ्रू इट। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ लेते हैं, आप लोगों को पता है मुझे थोड़ा शौक है ना, करंट और स्टैटिक साथ पढ़ाने का, तो जल्दी से डिस्कस कर लेती हूँ ये भी मैं आपके साथ। अब हमें इसमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री से लिए गए हैं और किस टाइप के हैं, ठीक है। तो अगर हम रुद्रा और LCH की बात करते हैं, ये इंडिया के खुद के हैं और ये दोनों के दोनों अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। कैसे हैं? अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। एट द सेम टाइम अगर मैं मी की बात करूँ, देखो मी से याद रखना है, ये जितने भी मी वाले हैं ना, 35, 8, 17 और 26, ये सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये हम लोगों ने लिए हैं सोवियत यूनियन से। किससे लिए हैं? ये सोवियत यूनियन से हम लोगों ने लिए हैं। और जो ये मी-35 है, बड़ा नंबर है तो अटैक करेगा, ठीक है, अटैक हेलीकॉप्टर है। और ये छोटे वाले नंबर कौन से? अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, याद रहेगा। नेक्स्ट है चिनूक। चिनूक जो है ये हम लोगों ने लिया USA से, ठीक है। और ये किस तरीके का हेलीकॉप्टर है? ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। देन आता है HAL ध्रुव, ये जो है अगेन इंडिया से ही है, ठीक है, इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर किया है और ये है एक ट्रांसपोर्ट क्या हेलीकॉप्टर। फिर आता है चीता और चेतक, ठीक है। चीता और चेतक ये दोनों के दोनों हम लोगों ने लिए हैं फ्रांस से और ये हैं हमारे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चीता, चेतक जो स्कूटर थे वो चीता को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब आता है प्रचंड, अभी अभी मैंने डिस्कस किया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ किस तरीके का ये हेलीकॉप्टर है और किसने बनाया है। देन नेक्स्ट वन दैट कम्स इनटू रोल इज अपाचे। अपाचे जो हेलीकॉप्टर है, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जिनके ये अटैक हेलीकॉप्टर, मतलब द प्राइम अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने लिए हैं, okay. Moving on to the next one, that is transport aircraft, okay. Transport जो aircraft है ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं और अगर कभी कभी पूछ लेते हैं तो usually they ask you about IL-78 because ये जो है ना एक मिड एयर टू एयर रिफ्यूलर है, ठीक है।
तो इसलिए मे बी ये आपसे पूछ लें, बट यूजुअली ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। और IL-76 की बात करें तो ये हमने सोवियत यूनियन से लिया था, ठीक है। ऑफकोर्स IL-78 भी आप बता सकते हैं रशिया से ही लिया होगा हम लोगों ने, है ना। एंड अगर हम ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर की बात करें, और जितने भी ये सी वाले हैं ना, C-130, C-17, ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स से लिए हुए हैं। एंटोनॉव 32, ये तो आप नाम से ही बता सकते हैं सोवियत यूनियन से लिया होगा, राइट। फिर आता है बोइंग, बोइंग तो आप सब लोग जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से है, राइट। देन आते हैं डॉनियर, डॉनियर जो है जर्मनी से। देन हॉकर सिडली जो है ये कौन सी कंट्री से है, ये यूनाइटेड किंगडम से है। और टॉकिंग अबाउट C-295, अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, जल्दी बताए कमेंट सेक्शन में कि ये कौन से टाइप का एयरक्राफ्ट है, कहाँ पर अभी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जल्दी से जस्ट राइट डाउन। ओके, इसके अलावा आप लोगों ने ना थोड़े ट्रेन एयरक्राफ्ट भी सुने होंगे, है ना, जिसमें ट्रेन किया जाता है इन एयरफोर्स एकेडमी, इन योर NDA एक्सेट्रा। सो चलो जल्दी से बात करते हैं। एक होता है हॉक्स, है ना, दूसरे वाला कौन सा है, किरण, और तीसरे वाला है पिलाटस। ओके, याद रहेंगे। चलो नेक्स्ट है फाइटर एयरक्राफ्ट्स और सबकी जान, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन एयरफोर्स। सो Su-30 की बात करें, सो ये किससे लिया है, हम लोगों ने लिया है रशिया से। और इसमें ना इंजन थोड़े ज़रूरी हो जाते हैं कि ड्यूअल इंजन है, सिंगल इंजन है, तो मैं ड्यूअल के लिए ना 2 लिखती चलूंगी और सिंगल के लिए 1 लिखती चलूंगी। ओके, तो अगर हम बात करें Su-30 की, तो ये डुअल इंजन है, ट्विन इंजन, राइट। MiG-29 अगेन इट इज 2 इंजन वाला, और हम लोगों ने किससे लिया होगा, ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है, सोवियत यूनियन से। और आप सब लोग जानते हैं कि आजकल व्हेन वी टॉक अबाउट MiG-21, इसकी डीकमिशनिंग चल रही है, मतलब इसके जितने भी स्क्वाड्रन है उन्हें डीकमिशन किया जा रहा है। देन आते हैं मिराज 2000, ये हम लोगों ने लिया है फ्रांस से। ओके, एंड मिराज 2000 क्या है, सिंगल। ओके, देन MiG-27 सोवियत यूनियन अगेन एंड सिंगल। देन आते हैं जैगुआर्स, जैगुआर्स हमने कहाँ से लिए हैं जल्दी बताएं, फ्रांस एंड यूके से लिए हैं हम लोगों ने, एंड इट इज अगेन अ फाइटर एयरक्राफ्ट एज वी गाइज नो, एंड ये है ट्विन सिटर। देन आते हैं MiG-21 एंड ऑफ कोर्स दे हैड बीन सिंगल सिटर। नाउ टॉकिंग अबाउट रफेल, रफेल जो है हम लोगों ने कौन सी कंट्री से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। एंड दे आर वॉट, दे आर सिंगल सीटर, एंड जो इसके अभी मतलब जिसमें भी ट्रेनिंग चल रही है ना, तो उनकी कॉकपिट में इट्स लाइक ट्विन सीटर। अदरवाइज दे आर यूजुअली, मतलब जो फ्लाई किए जाते हैं, दे आर लाइक सिंगल सीटर। ओके, तेजस, LCA तेजस जो है, अब इसके बारे में आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया अबाउट तेजस। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अभी रफेल ना दिसंबर जो है उसमें सारे रफेल आ चुके हैं, तो हम लोगों ने हाउ मेनी रफेल हैव वी टेकन फ्रॉम फ्रांस, हमने कितने लिए हैं जो अभी टोटल आ चुके हैं, जल्दी से बताएं मुझे नंबर्स। मैं अभी अभी ये मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किए थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द मिसाइल सिस्टम, एंड मिसाइल सिस्टम के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं। सो देखो, मिसाइल्स में जो हमें याद रखनी है ना, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस। एक तो हमें याद रखनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, जैसे सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक होती हैं, ठीक है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साउंड का स्पीड, उसके कंपैरिजन में। ओके, एंड मिसाइल सिस्टम जो है आप इस तरीके से याद रखना, एक तो होते हैं क्रूज मिसाइल्स, ठीक है, और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं, जिनको हम मतलब आफ्टर वी लॉन्च दिस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम, हम उसकी डायरेक्शन जो है, उसकी ट्रेजेक्ट्री जो है, उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है ना, एक ही फिक्स ट्रेजेक्ट्री पे कि इस पॉइंट पे हमें शूट डाउन करना है, और हमने वो लोकेशन फिक्स करके और जो मिसाइल है उसको हम लोगों ने टारगेट करके लगा दिया, सो दैट इज नोन एज द बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके, और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है ना, बहुत लॉन्ग रेंज की होती हैं, सो इट कैन मूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया टू द लार्जेस्ट, लाइक इवन आपने सुनी होगी ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्सेट्रा। सो क्या बहुत लॉन्ग रेंज हो सकती है, लेकिन क्रूज मिसाइल क्या है, वो शॉर्ट रेंज होती है यूजुअली, मतलब जो पास में एक टारगेट देखा उसकी तरफ हिट किया, एंड एज पर टू द टारगेट मूवमेंट ऑल्सो, जैसे अगर कोई प्लेन एक्सेट्रा एनीथिंग लाइक दैट इज देयर, तो उनके लिए हम क्रूज मिसाइल यूज करेंगे। एट द सेम टाइम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है बैलिस्टिक मिसाइल, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है ना, दे गो आउट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देन कम बैक। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट जो अपनी क्रूज मिसाइल्स होती है, दे स्टे विद इन द एटमॉस्फेयर। ओके, सो दीज आर द
इंपॉर्टेंट डिटेल्स अब हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं अलग अलग टाइप का मिसाइल सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट आती है आकाश। आकाश जो है ये एक मीडियम रेंज, अब देखो सरफेस टू एयर मिसाइल दैट इज सैम। सैम सिस्टम्स क्या होते हैं, यहाँ पे सरफेस से हिट किया कोई एरियल मूविंग टारगेट है, ऑफकोर्स क्या होंगे, मतलब कोई ना कोई प्लेन ही होगा, राइट। तो सैम होती है, उसके बाद होती है एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, और उसके बाद होती है एयर से सरफेस, मतलब ये तो ऑफकोर्स कोई ना कोई प्लेन ही यूज करेगा, है ना। तो फर्स्ट आती है आकाश। आकाश क्या है, एक मीडियम रेंज सैम है। ओके, उसके बाद हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू देयर इज समथिंग नोन एज एंटी टैंक मिसाइल्स ऑल्सो। सो ये जो तीन मिसाइल है ना, ये है एंटी टैंक मिसाइल्स। और नाग की बात करें तो वो फायर एंड फॉरगेट है। ओके, सो इट्स एंटी टैंक मिसाइल। हलीना क्या है, हलीना इज अ नाग मिसाइल दैट इज डन फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, ऐसे याद रखना है। तो दिस इज लॉन्च्ड नाग, मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग है, और ये भी एक एंटी टैंक मिसाइल है। और ये जितनी भी है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम आकाश टिल अग्नि 5, ये सारी की सारी आर्मी के पास है, ठीक है, याद रखना है आर्मी के पास है। और अब ये देखो, ये सारी की सारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अग्नि 5, ठीक है, अग्नि 1 and 2, अग्नि 3 and 4, एंड टॉकिंग अबाउट पृथ्वी 1 2 3, ये सारी की सारी मिसाइल सिस्टम्स क्या हैं, दे आर ऑल ऑफ देम सरफेस टू सरफेस। और इनमें क्या है, रेंजेस का डिफरेंस है। जैसे कि पृथ्वी 1 2 3 क्या है, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज है, ठीक है, छोटे से डिस्टेंस तक जाएगी। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ अग्नि 1 and 2, ये जो है मीडियम रेंज है, और अग्नि 3 and 4 इंटरमीडिएट रेंज है, और अग्नि 5 मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक भी जा सकती है, ये है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। ओके, उसके बाद बात करते हैं धनुष की। धनुष जो है अगेन इट इज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, और ये जो है ये नेवी के पास है, याद रखना, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज सगारिका। सगारिका जो है ये एक न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यूक्लियर केपेबल है, इंपॉर्टेंट, और सबमरीन से लॉन्च की जा सकती है, तो किसके पास होगी, ऑफकोर्स नेवी के पास होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है K4। ये क्या है, ऑफ कोर्स इट इज अगेन सबमरीन लॉन्च्ड, है ना, बैलिस्टिक मिसाइल, और इसका जो रेंज है दैट इज इंटरमीडिएट, ध्यान देना ये न्यूक्लियर केपेबल नहीं है। नेक्स्ट है शौर्य। शौर्य जो है दैट इज सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक टैक्टिकल मिसाइल है, ठीक है, बस इसका ये याद रखना है कि सरफेस टू सरफेस है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, ब्रह्मोस के बारे में आप सब लोग जानते हैं। ब्रह्मोस जो है ब्रह्मपुत्र ऑफ इंडिया एंड मोस्कोवा ऑफ रशिया, इससे इसका नाम निकला है, एंड इट इज़ अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ध्यान देना है यहाँ पे, ये एक क्रूज मिसाइल है और एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट इट इज दैट दिस इज विद ऑल थ्री फोर्सेज, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, सबके पास है ये वाला। लेकिन ब्रह्मोस ए करके एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है मिसाइल का, जो कि Su-30 के साथ अटैच किया गया है, एंड इसका ऑफ कोर्स यू गाइस मस्ट बी नोइंग थांजावुर में इसका बेस है। सो टॉकिंग अबाउट ब्रह्मोस ए, इट इज स्पेसिफिकली विद आर्मी, ओके। और जो ये आपका एयरफोर्स के पास है, उसका जो एरियली लॉन्च किया जा सकता है दैट इज विद इंडियन एयरफोर्स एंड Su-30 में अटैच्ड है। सो दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज अस्त्र। तो अस्त्र क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है, ओके, एंड अस्त्र जो है ये एयरफोर्स के पास है। नेक्स्ट आता है प्रहार। प्रहार जो है ये सरफेस टू सरफेस है, और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, ध्यान देना, सरफेस टू सरफेस एंड शॉर्ट रेंज है। बराक 8, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया और इजराइल का एक कॉम्बिनेशन, मतलब उन दोनों ने मिलके इस पे काम किया है बराक 8 पे, और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, एक सैम है। एट द सेम टाइम मेत्री इज ऑल्सो अ सैम दैट इज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ओके, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर, ध्यान देना है, ओके। नेक्स्ट आता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये किसके पास है, ये आर्मी के पास है। मेत्री की बात करें तो ये किसके पास है, नेवी के पास है। एट द सेम टाइम जो बैराक है ये तीनों फोर्सेस के पास है, आर्मी के पास भी है, एयरफोर्स के पास भी है, और नेवी के पास भी है। फिर बात करते हैं त्रिशूल की। त्रिशूल क्या है, अगेन इट इज अ सैम, और ये है आर्मी के पास, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि क्रूज मिसाइल हम लोगों ने डिस्कस की थी ना अभी, तो ब्रह्मोस के अलावा एक और क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है निर्भय। क्या नाम है, निर्भय इज ऑल्सो अ क्रूज मिसाइल, ओके, एंड इट इज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। कैसी है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। और जल्दी से बताओ कि जो आपकी ब्रह्मोस है वो कौन सी है,
ब्रह्मोस जो है सिंपल दैट इज सुपरसोनिक, एट द सेम टाइम ब्रह्मोस 2 जो है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसकी मैक्स 7 तक स्पीड है। एट द सेम टाइम उसको 450 से 600 किलोमीटर्स तक मतलब मारा जा सकता है। यू ऑलरेडी नो कि उनकी जो रेंज है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द बैलिस्टिक मिसाइल्स, राइट। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसमें जैसे मैंने आपके साथ सगारे का डिस्कस किया था, उसके अलावा K4 और K5 करके भी हैं, ये दोनों मिसाइल्स भी हैं। दे बोथ आर बैलिस्टिक मिसाइल्स और K4 की ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर तक की रेंज है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ K5 की, दैट इज़ अराउंड 5000 तक की जो है इसकी रेंज है, ठीक है। और अपनी सगारे का इज जस्ट 750 तक, ओके। Now let us discuss the next important thing here जो है current affairs that is associated with all the missile system। तो ये जो statements है पूछी गई इसमें से कौन सी correct है, ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहती है कि इंडियन एयरफोर्स जो है उसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस। ध्यान दो यहाँ पे कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अगेंस्ट अ शिप टारगेट इन बे ऑफ बंगाल फ्रॉम Su-30। यस ये बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने एक ड्यूरिंग वन ऑफ द मिशंस उसने शिप को टारगेट किया है इन द बे ऑफ बंगाल एंड इट वाज जस्ट फ्रेंडली वे टू काइंड ऑफ सी whether or not they are able to rightly fix on the target and achieve it. So yes, it shows that the Su-30s have BrahMos attached with them and now the trials are there. So yes, this is completely right. Moving on to the second one, दैट इज इंडिया जो है उसने सक्सेसफुली कैरी आउट करे हैं नाइट ट्रायल्स ऑफ अग्नि 5 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड। यस ये भी बिल्कुल ठीक है। देखो अग्नि 5 एक न्यूक्लियर कैपेबल है, आपको इसको देखना है। अभी ये रिसेंट इसमें नए नए चेंजेस आ रहे हैं। सो न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दो, ओके। और ये जो टेस्ट है ये किस लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं? अभी रिसेंटली जो अग्नि 5 है ना उसमें कुछ चेंजेस लेके आए हैं। एक तो पहली बात, अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स ये जो है पहले से लाइट हो गई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये अब कैपेसिटी पर्टिकुलर जो मिसाइल सिस्टम है 5000 किलोमीटर्स, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, उसके बियॉन्ड जो है ये जाके हिट कर सकती है। और आपको पता होगा अग्नि 1 से अग्नि 4 जो सीरीज़ है उनकी सिर्फ 700 किलोमीटर से स्टार्ट होकर रेंज है, मतलब अग्नि 1 की, और 3500 किलोमीटर्स तक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग हियर, दैट इज प्रलय जो है ये एक क्वाजी बैलिस्टिक सर्फेस टू एयर मिसाइल। ओहो हो, नहीं नहीं नहीं, सरफेस टू एयर तो नहीं है, ये तो सरफेस टू सरफेस थी जितना मुझे याद है ना। तो प्रलय जो है क्वाजी बैलिस्टिक बिल्कुल है लेकिन सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ओके। एंड प्रलय जो है इसमें प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर जो है वो डाली गई है ताकि जितने भी एनिमी टारगेट्स है 150 से 500 किलोमीटर की जितनी भी रेंज है उसमें ये उसे टारगेट को हिट कर सके, ठीक है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिया जो है उसने सक्सेसफुली लॉन्च की है अग्नि 3 फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा और ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या ये ठीक है? हाँ जी बिल्कुल सही है। अग्नि 1 जो है देखो थोड़ा सा देख लेते हैं। अग्नि 1 जो है दिस इज आप अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर मान के चलो। अग्नि 2 जो है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स। अग्नि 3 3000, इसी से याद रख लेना। देखो 2 का 2000, 3 का 3000, ठीक है। अग्नि 4 जो है दैट इज 4000 किलोमीटर के आसपास और अग्नि 5 अगेन लॉन्गेस्ट स्ट्राइकिंग 5000 किलोमीटर तक, ओके। एंड ब्रह्मोस जो है टैक्टिकल क्रूज मिसाइल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो दिस इज ऑल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी बी कि 1, 2 और 4 जो है वो स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ एक और चीज बताना चाहूंगी दैट गैब्रियल 5 एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है जो अभी रिसेंटली आपका जो इजराइल नेवी है उसने SAR-6 कोवर्ट जो है उससे इसको टेस्ट फायर किया है और इसकी जो रेंज है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स एंड ये इजराइल का है, हैज़ बीन रिसेंटली टेस्टेड, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज DRDO जो है ना अभी रिसेंटली वेरी शॉर्ट रेंज एंटी डिफेंस सिस्टम, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एंटी डिफेंस सिस्टम जो है उसको सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट कर रहा था एट चंदीपुर उड़ीसा, ठीक है। एंड इसका जो मेन काम है जितने भी शॉर्ट रेंज एरियल थ्रेट्स हैं, है ना, उनको
टारगेट कर सके, ये इसका मेन काम है और उसको आराम से ऑप्टिमाइज कर सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने अभी रिसेंटली ब्रह्मोस के साथ एक क्या किया है, अग्रीमेंट किया है, जिसके थ्रू ब्रह्मोस मिसाइल जो है बाय इंडिया कैटेगरी के थ्रू लेंगे। किसके? बाय इंडिया कैटेगरी के थ्रू लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1700 करोड़ रुपीस की। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एग्रीमेंट साइन किया है विद ब्रह्मोस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना एक बारी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज डीआरडीओ जो है ना, डीआरडीओ ने अभी रिसेंटली सक्सेसफुली क्या किया है, फ्लाइट टेस्ट किया है फेज 2 ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है AD-1 मिसाइल। ठीक है, ये जो है क्या है, फेज 2 है ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। क्या? बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। ठीक है, याद रखना ये बात। और ये कहां से किया गया है? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा। ओके, ये जो डिज़ाइन किया गया है वो एक्चुअली लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब अगर हम एक्सो एटमॉस्फेरिक बात करें तो कोई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अगर आ रही है उसको भी ये हिट करके उस चीज़ को नष्ट कर सकती है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो मैंने बोला कि एंडो एटमॉस्फेरिक भी है, तो कोई अगर एयरक्राफ्ट है तो उसको भी ये हिट कर सकती है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, याद कर लेना। नेक्स्ट है, रशिया जो है वो सप्लाई करना शुरू करने वाली है अपना थर्ड स्क्वाड्रन जो है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए। तो इंडिया और जो रशिया है उसने अग्री कर लिया है ऑफ ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ की जो डील है वो मतलब अभी रिसेंटली साइन हो गई है। और जो फिफ्थ स्क्वाड्रन है वो S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो लेने वाला है। डिलीवरीज जो है वी कैन एक्सपेक्ट बाय दिस ईयर एंड। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, अब आते हैं ऑपरेशंस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन से ऑपरेशन इनकरेक्टली मैच है विद द प्लेस जहाँ पे वो किए गए थे। जैसे पोलो है वो हैदराबाद में हुआ था, विजय जो था वो गोवा दमन दीव में हुआ था, मैत्री नेपाल में था, गंगा नो दिस वॉज इन यूक्रेन, राइट। सो इसका जो आंसर है दैट इज डी, यूक्रेन। और अब इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ, समझते जाना वन बाय वन। ओके, पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन विजय के साथ। ये 1961 में हुआ था। दिस वाज रिलेटेड टू एनेक्सेशन ऑफ गोवा। ठीक है, गोवा जो है उसका एनेक्सेशन जो था दैट इज ऑपरेशन विजय। सो बेसिकली जो भी पोर्चुगीज रूल था वहां पे एंड करके एंड फाइनली जो है इंडिया का रूल इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये जो है दिस वाज एक्चुअली एन ऑफेंसिव ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान पोर्ट सिटी कराची जो है वहां पर ये हुआ था ड्यूरिंग 1971 वॉर के टाइम पे कराची सिटी। ठीक है, और ये सारे जो है नेवल हैं। ठीक है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के मैं अलग अलग करा रही हूँ। देन ऑपरेशन पाइथन आता है। ये वाज एक्चुअली अ फॉलो अप, जो ट्राइडेंट हुआ था उसका फॉलो अप जो था दैट वाज ऑपरेशन पाइथन। ठीक है, वाज अगेन रिलेटेड टू कराची सिटी और पाकिस्तान का जो पोर्ट है इन 1971। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ऑपरेशन कैक्टस। ये जो था आप सबको पता होगा, देयर वाज अ कू जिसमें ओवरथ्रो करने वाले थे गवर्नमेंट ऑफ व्हाट, मालदीव्स, है ना। तो उसके अगेंस्ट था ये। देन नेक्स्ट आता है सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट जो है ये था कि मलेशिया की एक फ्लाइट थी जिसका नाम था बोइंग 777MH17, ये मिसिंग हो गई थी। तो इस टाइम पे जो इंडियन नेवी है उसने ऑपरेशन सर्च लाइट जो है दैट वाज अंडरटेकन टू फाइंड दिस पर्टिकुलर फ्लाइट। नेक्स्ट जो है दैट इज ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत जो है इसमें येमेन जो है वहां से इवैक्यूएट किया गया था इंडियंस को। जब आप लोगों को पता होगा 2015 में मिलिट्री इन्वेजन हुआ था, येमेन क्राइसिस वर देयर एंड उस टाइम पे सऊदी और उसके जो जो भी मतलब अलाइज थे वो इस कंट्री में घुसे थे, मिलिट्री इन्वेंशन किया था, तो उस टाइम का है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन निस्तार। ऑपरेशन निस्तार जो है ये 2018 में हुआ था और इसका जो मेन काम था दैट इज येमेन आइलैंड में जितने भी देयर वाज अ येमेन आइलैंड जिसका नाम था सोकोत्रा, वहां पर आया था साइक्लोन मेकनू। ठीक है, तो वहां से जितने भी इंडियंस हैं उनको INS सुनैना के थ्रू इवैक्यूएट किया गया था, दैट वाज ऑपरेशन निस्तार। ओके, इसके अलावा ऑपरेशन मदद भी था एक जो कि इंडियन नेवी वाला था एंड वहां पे क्या किया गया था, फ्लड हिट केरला जो था वहां का रिलीफ ऑपरेशन था। समुद्र सेतु आपको लास्ट टाइम भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। दिस वाज टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन जो भी स्ट्रक थे ड्यू टू कोविड-19। ओके,
अब आते हैं जो नेक्स्ट ऑपरेशंस हैं, ये सारे रिलेटेड है टू इंडियन एयरफोर्स। ओके, इसका नाम जो था कैक्टस लिली was its कोड नेम। और ये 1971 जो वॉर था इंडो पाकिस्तान का, इसका एरियल ऑपरेशन जो किया गया था, ओके, दैट वाज मेघना हिली ब्रिज। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन मेघदूत। इसमें जो काम था दैट वाज सियाचिन ग्लेशियर जो है, जब जो JNK के अंडर बेसिकली आता है, तो उसमें सीज करना कंट्रोल। ओके, दिस वाज इन विच ईयर? इट वाज इन 1984। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑपरेशन पुमलाई। इसका जो दूसरा नाम था दैट वाज ईगल मिशन 4 भी। और इस टाइम पे क्या किया गया था, एयरफोर्स जो है, इंडियन एयरफोर्स ने सप्लाईज को एयर ड्रॉप किया था एट जाफना इन श्रीलंका, ताकि वो लोग जो है तमिल टाइगर्स को सपोर्ट कर सके ड्यूरिंग द श्रीलंकन सिविल वॉर जो हुआ था ना उस टाइम पे। ठीक है, तो ये श्रीलंका से एसोसिएटेड है, याद रखना। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन कैक्टस, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है ना, 1988 में जो मालदीव्स कू हुआ था, जब मालदीवियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जा रहा था बाय वन ऑफ द बिजनेसमैन जिसका नाम था अब्दुल्ला लुथूफी, है ना, तो उस टाइम पे जाके हेल्प करा था। सो इस टाइम पे ऑफ कोर्स नेवी और एयरफोर्स दोनों ने मिलकर साथ में किया था। ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है, ये क्या है, ये एयरफोर्स और आर्मी जो है उसने मिलके 1999 में कारगिल वॉर के टाइम क्या जिम्मा उठाया था कि हमें फ्लश आउट करने हैं पाकिस्तानी ट्रूप्स को फ्रॉम द कारगिल सेक्टर। ठीक है, अलोंग द LOC। दिस वाज ऑपरेशन सफ़ेद सागर। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन राहत। ये जो था उत्तराखंड में जो फ्लड्स हुए थे, ठीक है, 2013 में, उस टाइम का है ये इवैक्यूएशन का। नेक्स्ट इज ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री जो है, दिस इज रिलेटेड टू नेपाल, है ना। नेपाल में देयर वाज अर्थक्वेक एंड उस टाइम पे जो रिलीफ मिशन जो सेंड किया गया था ड्यूरिंग द earthquake, that is your operation Maitri. Next आता है ऑपरेशन संकट मोचन। दिस वाज एक्चुअली इन 2016 और इस टाइम पे इवैक्यूएट किया गया था इंडियन सिटीजन्स को। वहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट साउथ सुडान, वहाँ पे क्या चल रहा था, देयर वाज साउथ सुडानी सिविल वॉर था, तो इस टाइम पे इंडियंस को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया था इन 2016। मूविंग ऑन टू ऑपरेशन इंसानियत। ये देखो, इंसानियत के नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या है, रिलीफ पैकेजेस भेजे गए थे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन बांग्लादेश, जहाँ के माइग्रेंट्स जिनका क्या नाम है, रोहिंग्या मुस्लिम्स, ठीक है, तो उनको क्या रिलीफ पैकेजेस भेजे गए थे। एंड दिस इज अ थिंग। सो नेक्स्ट वन है ऑपरेशन बंदर। ये जो है ये लॉन्च किया गया था बाय इंडियन एयरफोर्स ताकि वो बॉम्ब कर सके जैश ए मोहम्मद के जितने भी टेरर कैंप्स थे। और ये कहाँ पे, बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। और ये किस लिए था, पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसको एवेंज करने के लिए, ठीक है, कि दोबारा ऐसी चीज़ वो सोचे भी नहीं। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है ये 2022 में ही हुआ है और ये जो ऑपरेशन है दिस इज़ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि इवैक्यूएट कर सके जो भी यूक्रेन में फंसे हुए इंडियंस हैं। जैसे कि आप जानते हैं रशिया ने इन्वेड किया 2022 में, ओके, इन्वेजन के टाइम पे। सो इंडियन एयरफोर्स अलॉन्ग विद कुछ प्राइवेट एयरलाइंस, ठीक है, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नहीं थी, प्राइवेट एयरलाइंस ने भी इसमें हेल्प करी है। ओके, जो नेक्स्ट ऑपरेशन हैं ये सारे आर्मी के ऑपरेशन हैं। अगर हम ऑपरेशन पोलो की बात करते हैं, दिस इज 1948 और इसमें क्या था, जो निज़ाम रूलर्स थे ऑफ हैदराबाद उनका रूल ख़त्म करके हैदराबाद को एज अ प्रिंसली स्टेट इस्टेब्लिश करना, दिस वाज द थिंग। नेक्स्ट इज ऑपरेशन विजय। ये जो है 1961 में हुआ था, ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुकी हूँ, इंडियन नेवी में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें क्या था, जो पोर्टुगीज रूल था, जितना भी पोर्टुगीज इंडिया था, गोवा, दमन एंड दीव, ठीक है, वहां से पोर्टुगीज रूल हटा के और इन सबको इंडिया में इनको ऑपरेट करना, दिस वाज ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये कौन सा है, गोल्डन टेम्पल का आप सब लोग जानते होंगे ना। गोल्डन टेम्पल में रिमूव किया गया था टेररिस्ट को जिनका नाम था जर्नैल सिंह, है ना, तो ये अपना गोल्डन टेम्पल वाना है। उसके बाद आता है ब्लू बर्ड। ये था 1987 में और ये मणिपुर में था। और यहाँ पे क्या हुआ था कि एक्चुअली असम राइफल जो है उसकी एक आउटपोस्ट थी जिस पे अटैक किया गया था, तो उसके रिटेलिएशन में ये पर्टिकुलर ऑपरेशन था। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन पवन। ये जो है ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी ताकि जो जाके कंट्रोल ले सके जाफना का फ्रॉम LTTE, ठीक है, श्रीलंका के अंदर। ओके, 1987 की बात है ये और ये एक पीस कीपिंग फोर्स थी, याद रखना है। ओके, पीस कीपिंग फोर्स।
उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ये क्या है, 2008 में आप लोगों ने मुंबई अटैक सुने होंगे, क्या, मुंबई अटैक्स, राइट। सो मुंबई टेरर अटैक, उससे रिलेटेड है ब्लैक टॉर्नेडो। देन आता है देवी शक्ति। इसका जो काम था मेजरली, देखो इस पे ना बहुत बड़ा बवाल भी मचा था, हिंदू एंड सिख क्यों बोला जा रहा है, बट ये मेजरली हिंदू सिख को इवैक्यूएट करने का एक ऑपरेशन था इन 2021 फ्रॉम देन फॉर्म्ड इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट आता है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है, ये अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यूक्रेन में जो स्ट्रक जितने भी इंडियन सिटीजन्स थे उनको निकाला। सो दैट इज ऑपरेशन गंगा। आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, एंड नॉट ओनली दिस, आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग एक लिस्ट ऑफ जितने भी डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस है, डिफेंस इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है, जैसे इन्फेंट्री स्कूल है जो मऊ में है, ठीक है, उसके बाद देवलाली में क्या है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी चीज़ें हैं मैं आपको टेलीग्राम पे भेजूंगी, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। अब हम जल्दी से एक लास्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ द कमांड्स। ओके, ये नेवल कमांड्स हैं सारी। ओके, आप मुझे अब एक बात बताएंगे, जैसे कि हर जगह ट्रेनिंग कमांड होती है, क्या नेवी की भी कोई ट्रेनिंग कमांड है, और अगर है तो कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल 7 जो इंडियन आर्मी की कमांड्स हैं। उधमपुर से स्टार्ट होके देखो, शिमला, चंडी मंदिर, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता और पुणे। मैप से इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज साथ के साथ याद हो जाता है। देन नाउ कमिंग टू एयरफोर्स, वेस्टर्न एयर कमांड, देखो इसकी ना कोई नॉर्दर्न कमांड नहीं है, ध्यान देना। वेस्टर्न कमांड है न्यू दिल्ली में है। ओके, सेंट्रल जो कमांड है ये कहाँ है, इलाहाबाद में है। उसके बाद आता है ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड कहाँ पर है, इसकी शिलोंग में है। ओके, मेंटेनेंस कहाँ पर है, मेंटेनेंस नागपुर में है। ट्रेनिंग सब जानते हैं बैंगलोर में है ना। अभी एरो इंडिया कहाँ होने वाले हैं भाई, एरो इंडिया, एरो इंडिया कहाँ होस्ट होंगे, बैंगलोर में ही हो रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है साउथ वेस्टर्न कमांड, ये कहाँ है, गांधीनगर में है, ठीक है, गांधीनगर। और लास्ट आता है सदर्न कमांड, ये है अपनी थिरुवंतपुरम, ठीक है, थिरुवंतपुरम। याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट हैं ये, स्टार मार्क कर देती हूँ। ओके, एंड विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अब हम बात करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है अपनी लेटेस्ट एक्सरसाइज। इसके लिए मैं एक अलग से 20 मिनट की वीडियो बना दूंगी, प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लेना। मैं उसमें सारी की सारी जितनी एक्सरसाइजेज हैं जो इंपॉर्टेंट है एज पर टू एनडीए, सीडीएस एज वेल एज एफकैट, सब कवर करूंगी, गो थ्रू इट प्रॉपर्ली। So with this guys, I end this particular video. All the very best. Keep working smart, okay? And अच्छे से रिवाइज करो डिफेंस से, जब पता है क्वेश्चंस आने हैं, why not study it? और guys यार इतनी ज़्यादा मेहनत करती हो तुम लोगों के लिए, so please make sure that you leave a comment down below. आई एक्चुअली रिक्वेस्ट यू, बिकॉज थोड़ी सी एफर्ट्स लगते हैं तो मुझे भी मैसेजेस देख के, एंड आप जब लोग रिप्लाई करते हो ना, जो क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ उनको देख के मुझे बड़ी खुशी मिलती है। एंड इफ यू फाइंड क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम द वीडियो, प्लीज मेक श्योर दैट यू सेंड अस अ मैसेज और ईदर ऑन माई पर्सनल अकाउंट दैट इज विशाली डागर, or you can just send it on Insight SSB ka page. I would love to see your comments after FCAT exam. All the best. Keep working smart.